नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे सोने चांदी की, जहां पर ओवरनाइट मार्केट में अच्छे खासे गेन्स देखने को मिले हैं। सोने में करीबन 5% तो चांदी 5.5% की तेजी दिखाती हुई नजर आई है। डॉलर में गिरावट है, खरीदारी यहां पर फिर से लौटी है। आगे जाकर किस तरह के ट्रेंड्स रह सकते हैं, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे चीनी की, जहां पर लगातार हर दिन अगस्त के महीने में हमने बढ़त आते हुए देखी है। पिछले एक महीने में 10 से 12% की तेजी चीनी दिखा चुकी है। सरकार के काफ़ी सारे यहाँ पर हमने मेजर्स भी आते हुए देखे हैं, उसके बावजूद भी चीनी की तेजी पर यहाँ पर लगाम नहीं है। आगे जाकर क्या ट्रेंड्स हैं, इस पर भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं GJC के चेयरमैन राजेश रोकड़े, मेयर कमोडिटीज इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर राहिल शेख एंड केडिया एडवाइजरी से अजय केडिया। अजय, शुक्रिया। आपसे पहले शुरुआत कर लेते हैं और सोने चांदी पर ही बात कर लेते हैं, क्योंकि अच्छी खासी तेजी यहाँ पर इन कमोडिटीज में देखने को मिली है। 4% की बढ़त सोने में, 5.5% की तेजी यहाँ पर चांदी में। ऑफकोर्स US फेड मिनट्स को तो बाजार ने रिएक्ट किया ही, साथ ही साथ जो डॉलर इंडेक्स में गिरावट है उसका भी पूरा फायदा यहाँ पर मार्केट्स ने लिया है। ऑलमोस्ट $4500 पर आउंस पे। अब आप क्या करने की राय देंगे? नमस्कार मीता जी। मुझे लगता है कि जो एक वीकनेस चल रहा था, हम जून जुलाई तक देख रहे थे, वो अब बॉटम आउट हो चुका है और एक के बाद एक सारे जो डेटा आ रहे हैं या अपडेट्स आ रहे हैं वो सपोर्ट में जा रहे हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो वॉर लाइक सिचुएशन बनी हुई है उसका नेगेटिव असर अब गोल्ड छोड़ चुका है। जनरली हम देखते हैं कभी भी लड़ाई होती है तो सोने चांदी में तेजी आती है, बट पिछले 3 बार हमने ऐसा देखा है कभी भी लड़ाई हुई तो सोने में एक लिक्विडेशन था, वो अब निकल चुका है। दूसरा, डॉलर इंडेक्स फिर से दबाव में आना स्टार्ट हो चुका है। हमने कल काफी बड़ी कंसोलिडेशन के बाद 99 का लेवल तोड़ चुके हैं। जिस ढंग से कल बॉन्ड बाइंग की जो अपडेट आई थी, वो एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट है। वो दिखा रहा है कि US मार्केट कितना कमजोर है। थर्ड, हमने बीच-बीच में देखा था कि जो रेट हाइक की एक्सपेक्टेशन बनी थी कि सितंबर में एक रेट हाइक होगा, अब वो पूरी तरह से गायब होते हुए दिखाई दिए। हालांकि अभी भी FOMC के जो मेंबर्स है उसमें मिले-जुले असर आते हुए दिखाई दिए हैं। साथ-साथ में हम देख रहे हैं फिजिकल साइड, चाइना हो चाहे इंडिया हो या ETFs के अंदर भी अब बाइंग लौटते हुए दिखाई दी। तो सारे ही कंसोलिडेट करते हुए मुझे लगता है कि अब गोल्ड वापस एक नए हाई की तरफ तैयारी कर रहा है। बट हाँ, एज ऑफ नाउ ईयर एंड लग रहा है कि हम 5100 के पार तो कर ही पाएंगे। डोमेस्टिक मार्केट में भी हमने देखा रुपए की जो गिरावट है, क्योंकि RBI की स्कीम के बावजूद हमने देखा रुपए में कोई बड़ा स्ट्रेंथ नहीं बनता हुआ दिखाई दिया। हालांकि आज डॉलर की गिरावट की वजह से रुपया थोड़ा सा मजबूत दिखाई दे रहा जरूर है, बट उसकी वजह से भी हम देख रहे हैं डोमेस्टिक मार्केट में 160 का लेवल तोड़ने की तैयारी कर रहा है। इन सबको देखते हुए मुझे लगता है कि यस, मार्केट अब एक नई तेजी की तरफ तैयारी कर रहा है, जहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट पे भी लेके ही काम कीजिए। बट हाँ, बीच-बीच में छोटे-छोटे विपशॉट्स जरूर आते हुए दिखाई देंगे, बट कहीं न कहीं स्ट्रक्चर जो है अब गोल्ड का, चाहे इंटरनेशनल हो चाहे डोमेस्टिक हो, बहुत स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, आई थिंक बहुत सारे जो खरीदार हैं अजय, शायद यही सुनना भी चाहते थे। अगर इस वक्त यहाँ पर कोई सोना ले तो दिवाली तक, इस साल के खत्म होने तक, आपको क्या लगता है कहाँ हो सकते हैं सोने और चांदी दोनों के प्राइसेस? सबसे पहले अगर सोने की बात करें तो मुझे लगता है कि गिवन वॉलेटिलिटी आप एक्सट्रीम होते हुए देखेंगे अगले 3 से 4 महीना। बट मुझे लगता है कि हायर साइड में अगर हम इंटरनेशनल की बात करें पहले, तो अब एक 4000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट ज़रूर बन चुका था। अब उसको बढ़ाकर हम 4150 का एक बेस क्रिएट कर सकते हैं। हायर साइड पे मुझे लगता है बेयर मिनिमम $5100 तक का लेवल हम इंटरनेशनल में देखेंगे। वहीं डोमेस्टिक मार्केट की भी अगर हम बात करें, गिवन दैट कि रुपया अगर कंटिन्यू इधर रहता है, वैसे लग रहा है कि रुपया और थोड़ा गिरता हुआ दिखाई देगा बिकॉज़ ऑफ मॉनसून, बिकॉज़ ऑफ कच्चा तेल जो कंसिस्टेंटली 90 के ऊपर मेंटेन है। तो मुझे लगता है कि डोमेस्टिक मार्केट में हम 175 से 180 के करीब पहुंच जाएंगे दिवाली या हम ईयर एंड तक की बात करें। वहीं चांदी मुझे ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही है, क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो 72 का लेवल छूने के बाद अब गिरावट दिखा रहा है। इसका मतलब है चांदी ज्यादा आउट परफॉर्म करेगी। डेफिसिट बनी हुई है, बाइंग कंटिन्यू है, चाहे ETF में हो चाहे कंजम्पशन हो। तो इंटरनेशनल में मुझे लगता है कि हम $90 आराम से पार कर जाएंगे चांदी के अंदर, और डोमेस्टिक मार्केट में लगभग 3,25,000 से 3,50,000 के बीच में हम ईयर एंड तक देख पाएंगे, जिस ढंग से गिवन कंडीशन जो दिखाई दे रही है। ऑलराइट, तो तेजी यहाँ पर सोने और चांदी दोनों में आ सकती है, और करंट लेवल्स पे भी अगर लिया जाए या फिर डिप्स में खरीदारी की जाए तो साल के अंत तक यहाँ पर सोने चांदी दोनों के प्राइसेस ऑन द हायर साइड ही रहेंगे। GJC के चेयरमैन राजेश रोकड़े हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी नमस्कार। और अच्छी खासी तेजी की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर हम आता हुआ देख रहे हैं। अजय जी की तरफ से ग्लोबल जो बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस हैं उनका भी मानना है कि खरीदारी अब यहाँ पर और आती हुई नजर आएगी। इंडियन मार्केट्स में इसके क्या मायने हैं, और अगले हफ्ते से अब ऑफ कोर्स त्योहारों की शुरुआत हो जाएगी, किस तरह की खरीदारी आप बनता हुआ देख रहे हैं?
मनीषा जी बिल्कुल, अजय केडिया जी ने जिस तरीके से सब बातें बताई बिल्कुल 100% मैं अग्री, उनके बातों से अग्री करता हूँ। और कई बार हम लोग आप ही के चैनल पे साथ में आए हैं, और जब भी हम लोग डिबेट करते हैं तो अजय भाई और मैं ऑलवेज हम लोग यही बात बोलते आए हैं कि जब 4000 के नीचे भी डॉलर इंटरनेशनली आया था तब भी हमने यही बोला था कि ये एक करेक्शन है, और एक इसी 2 से 3 महीने में आपको 4500 और $5100 तक के गोल्ड फिर से दिखेगा करके। तो बिल्कुल उसी चाल पे गोल्ड दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से गोल्ड पे इंटरनेशनली दबाव था ईरान और ईरान के कारण, तो कहीं ना कहीं वो अभी डिस्काउंटेड हो गया है, और अभी इसे इसका कोई असर अभी मार्केट में बहुत ज्यादा दिख नहीं रहा। अभी जितनी भी निगेटिविटी थी वो पूरी निकल चुकी है, और मुझे ऐसा लग रहा है अभी कि गोल्ड का जो अजय भाई ने बोला है मैं बिल्कुल 100% अग्री करता हूं कि दिवाली तक के 100% $5100 तक के जाएगा ही जाएगा। और रही बात इंडियन फेस्टिव मार्केट की, जो आपका सवाल था, तो मैं यही कहूंगा कि इंडियन फेस्टिव मार्केट अभी अगस्त से शुरू हो जाता है, और रक्षाबंधन के बाद से हमारे पास फेस्टिव सीजन और उसके बाद फिर से वेडिंग सीजन स्टार्ट होता है। तो और इस बार सबसे खास बात ऐसे कि एक ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल का एक बड़ा शो भी इसी दरमियान अक्टूबर में है, तो कहीं ना कहीं बाइंग अच्छी खासी इंडियन मार्केट में रहेगी। और फेस्टिव सीजन में सभी जगह रेंज अवेलेबिलिटी करने के लिए सभी रिटेलर रेडी होते हैं, इस वजह से कंज्यूमर की बाइंग होती है, इस वजह से रिटेलर भी पूरी तरह से अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो ये फेस्टिव सीजन की अभी तक की अपडेट्स। एब्सोल्युटली। राजेश जी, जहां तक एक्सपेंशंस की बात है, नए थीम्स, नए लॉन्चेस, नए कलेक्शंस जो बाजार लेके आ रहा है, उस पर क्या सेंस है? बिल्कुल, देखिए ये मतलब मैं तो हर बार ये कहता हूँ कि पहले गोल्ड लोग खरीदते थे, लेकिन अभी गोल्ड के साथ साथ डिजाइन को भी उतना महत्व आ गया है। साथ ही साथ जब से 9 कैरेट 14 कैरेट की ज्वेलरी, 18 कैरेट की ज्वेलरी जो पसंद की जा रही है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ज्वेलरी है जो पॉकेट फ्रेंडली के साथ साथ लोगों को एक स्टर्डीनेस भी चाहिए रहता है, पॉकेट फ्रेंडली भी चाहिए रहता है, और कुछ कुछ जो नए डिजाइन है वो 9 कैरेट में भी आजकल अवेलेबल हो गए। तो कस्टमर की डिमांड है, तो कस्टमर की डिमांड पे ज्वेलर्स सब ये अवेलेबल कर भी रहे। और पहले वेडिंग सीजन में नॉर्मली हम देखते थे 22 कैरेट को ही सबसे ज्यादा पसंद किया जाता था, लेकिन अभी ब्राइडल सेट्स 18 कैरेट में काफी पसंद किए जाने लग गए हैं, और अभी ट्रेंड भी धीरे धीरे चेंज होते जा रहा है। तो लाइट वेट ज्वेलरी के साथ साथ जो बड़ी ज्वेलरी है वो 18 कैरेट में नॉर्मली कस्टमर्स प्रीफर कर रहे हैं, और छोटी ज्वेलरी तो नो डाउट 22 कैरेट में भी, मतलब दोनों तरीके के कस्टमर्स मार्केट में अवेलेबल है, और रिटेलर्स के पास अच्छी खासा डिमांड होने की अपेक्षा है। पॉइंट टेकन। राजेश जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली डिमांड यहाँ पर अच्छी खासी बनती हुई नजर आ रही है, भाव में बढ़त की एक्सपेक्टेशन है, और अगले हफ्ते से रक्षाबंधन के साथ त्योहार शुरू हो जाते हैं, और जैसे राजेश जी कह रहे हैं फिर धीरे धीरे हम यहाँ पर शादियों के सीजन में भी जाना शुरू कर देते हैं, तो मांग आगे जाकर यहाँ पर बेहतर रहने की उम्मीद है, और भाव बढ़ रहे हैं तो उसका भी फायदा यहाँ पर बाजार उठाता हुआ देखते ही हैं। बात अब यहाँ पर चीनी की कर लेते हैं, और हमारे साथ मियर कमोडिटीज के राहिल शेख हैं। राहिल नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। पिछले 15 दिन से हमने नॉन स्टॉप रोज चीनी की बात की है, इसलिए भी कि प्राइसेस बढ़ रहे थे, और इसलिए भी क्योंकि सरकार की तरफ से एक ना एक कोई मेजर भी अपना आता हुआ यहाँ पर देखा है, लेकिन उसका कोई बहुत ज़्यादा फायदा भारतीय बाजारों पे पड़ा नहीं है, क्योंकि भाव आज भी ऊपर हैं। किस तरह से, सबसे पहले तो ये जो शॉर्टेज कंसर्न्स हैं, लोअर ओपनिंग स्टॉक है, क्या आपको लगता है मार्केट इसे रिएक्ट कर रहा है? मनीषा, जहां तक के स्टॉक्स का सवाल है, 1 अगस्त को हमारे पास 80 लाख टन के करीब का स्टॉक है, जो जो अगस्त और सितंबर में ये रैली आनी नहीं चाहिए थी 80 लाख के स्टॉक के सामने। 80 लाख के सामने अगर आप देखिए तो 24 लाख की खपत है अगस्त के महीने की, 24 लाख की सितंबर की, तो 32 लाख बनता है। जहां 32 लाख अक्टूबर का महीना है, वहां पे हमारे को टाइटनेस या जो ये तेजी आई है वो महसूस हो सकती थी, ये प्रीएम्प्ट हो चुकी है। इसका मतलब है कि जितना स्टॉक सरकार के पास बुक में दिखाई दे रहा है, शायद उससे कम है ये स्टॉक। तो पहले तो यही दर्शाता है कि अगर आप पहले लास्ट 3 दिन की शुगर की रैली देख ले, तो 55 रुपए से 58 रुपए के करीब महाराष्ट्र में चीनी बिकनी शुरू हो गई है एक्स मिल बेसिस पे। तो आई थिंक कहीं ना कहीं स्टॉक को लेकर के ये सबसे बड़ा कंसर्न है। जो हमारा हमारा विश्लेषण यही कहता है कि 80 लाख टन का स्टॉक है, तो इतनी भयंकर जो तेजी आई हुई है 10-12 रुपए किलो की पिछले 15-20 दिन के अंदर में, ये आनी नहीं चाहिए थी। बट फॉर सम रीजन आई थिंक डिमांड इज मच मोर देन व्हाट द सप्लाई इज। तो भारत सरकार ने अगस्त के महीने का कोटा जो है 22 लाख टन का दिया हुआ है, और जहां मुझे दिखाई दे रहा है अराउंड 26 लाख टन के करीब हमको रिलीज चाहिए। तो आई थिंक 3 से 4 लाख टन का एडिशनल रिलीज अगर आता है,
तो ये महीने में ये जो तेजी है ये थोड़ी यहाँ पे रुक सकती है। राहिल, जिस तरह के मेजर्स यहाँ पर गवर्नमेंट लगातार लेकर आ रही है, चाहे वो स्टॉक लिमिट्स हैं, चाहे वो होल्डिंग कैपेसिटीज़ हैं, जो कल भी एक नया नोटिफिकेशन यहाँ पर आया है 15 दिन के लिहाज वाला, क्या ये दर्शाता है कि एक्चुअल में यहाँ पर शॉर्टेज है? क्योंकि सरकार के जो स्टेप्स हैं उससे बाजार में शायद थोड़ा सा पैनिक होता हुआ ही नजर आया है। राइटफुली सेड मनीषा। आई थिंक अगर आप देखिए तो पिछले 25 दिन में क्या हुआ, एक तो पहले स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए सरकार ने नोटिस निकाला। दूसरा, डीलर्स के ऊपर स्टॉक लिमिट 400 टन की लगाई, 400 टन जितना स्टॉक पाइपलाइन में रखने का। बल्क कंज्यूमर का डेटा मांगा गया। फिर 7 दिन की लिफ्टिंग का एक डिक्टेट निकला, और आज सुबह निकला है कि आपने 15 से 18 के बीच में क्या बेचा है। तो आई थिंक all the step which the government is taking is actually creating more panic in the market. I think as I mentioned to you कि बड़ा simplest form ये है कि आज तो हमारे पास 80 लाख टन का स्टॉक है। अगर हमारे पास रियल शॉर्टेज कभी क्रिएट होती है तो वो नवंबर के महीने के लिए होती है। तो आज हमारे पास इतनी बड़ी क्राइसिस है नहीं, बट जैसे जैसे ये हर 7वें दिन, हर दूसरे दिन जो नोटिफिकेशन जाहिर हो रहे हैं, उससे यही दर्शा रहा है कि प्रॉब्लम आज क्रिएट हो रही है रादर देन टुमारो। तो आई थिंक जैसे मैंने जस्ट एक स्टेटमेंट पहले कहा कि आज जो है वो एडिशनल रिलीज सरकार दे सकती है, और एक तो है कि इंपोर्ट खोल सकती है। दो खोलने से आई थिंक आपको पता चल जाएगा कि अपना कैप क्या है इस बाजार का। अदरवाइज तो ये जो है ये पैनिक बाइंग जो है वो बाजार को खींचती जाएगी। राहिल, इंटरनेशनल मार्केट्स में भी हमने और तेजी आते हुए देखी है। बाजार को कहीं ना कहीं लगता है कि अगर इंडिया इंटरनेशनल मार्केट्स में आके बाइंग करेगा तो उसका सीधा असर यहाँ पर ग्लोबल प्राइसेस में भी पड़ता हुआ दिखेगा। देखिए, वर्ल्ड मार्केट जो है वो हिंदुस्तान की डोमेस्टिक मार्केट को तो साइंटिफिकली कैलकुलेट कर रहा है। तो अगर आप देखिए तो इंटरनेशनल बाजार में आज रॉ शुगर जो है वो इंडिया पहुंच और रिफाइन हो करके अराउंड 50 रुपए किलो की पहुंचेगी। तो टेक्निकली उसने इंडिया की पैरिटी को मैप किया है। बट वर्ल्ड मार्केट जो है वो इंडिया के मिलियन टन अगर इंपोर्ट का जो न्यूज है बाजार में अगर वो आता है तो इतना इम्पैक्टफुल नहीं है। वर्ल्ड मार्केट के लिए जो सबसे बड़ा इम्पैक्टफुल है कि ब्राजील के पास जितनी गन्ना क्रशिंग की कैपेसिटी है जी। उसके सामने जो है वो इनफ शुगर नहीं बना पा रहे, बिकॉज इफ दे वांट टू, अगर उन्होंने क्रशिंग अपनी पेस जारी रखी तो उनको एथेनॉल ज्यादा बनाना पड़ रहा है और शुगर कम। तो Absolutely. अगर उनके पास शक्कर ज्यादा होने के बावजूद भी वो ज्यादा शक्कर नहीं बना पाएंगे। और जहां तक दूसरी बैड न्यूज वर्ल्ड मार्केट के लिए जो है कि यूरोपियन यूनियन में क्रॉप काफी खराब है। तो यूरोप को वो ज्यादा फॉलो कर रहा है वहां पे बिकॉज ऑफ बैड हीट। वहां पे जो बीट की क्रॉप है वो 40 लाख टन के करीब कम हो जाएगी। तो 4 मिलियन टन व्हाइट्स कम हो जाएगा बाजार से। और एक ही बेरिश न्यूज खाली दिखाई देती है, वो है कि चाइना में प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो वो एक So, चिंता का विषय है कि वहाँ पे राहिल, अगर 20-30 लाख इंडियन मार्केट्स की यहाँ पर बात दोबारा से की जाए तो आपको क्या लगता है, क्या फेस्टिवल डिमांड और स्ट्रांग होने वाली है? वो तो एक चीज़ है यहाँ पर, और दूसरा किस तरह का, अगर हम यहाँ पर 32 लाख टन लेकर चल रहे हैं अक्टूबर में, ये मान के चलें कि क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर शायद हिस्टोरिकल लोज पे है इन नंबर्स के साथ? या हिस्टोरिकल लोस पे तो रहेंगे, बिकॉज 3.2 मिलियन हमने बहुत सालों से कभी देखा नहीं है। और एज यू नो के अक्टूबर में बाजार को, अक्टूबर में शुगर मिलों को स्टार्ट करना एक जॉइंट एफर्ट है स्मॉल नेशनल फेडरेशन के थ्रू। बट आई थिंक वो बहुत दूसरी चीजों पे भी निर्भर होता है, जैसे कि लेबर हो गया, वेदर हो गया, फिर किसानों के आंदोलन हमने हर साल अभी देखे कर्नाटक महाराष्ट्र में। सो वो जी। स्टार्ट होता है नहीं होता है वो देखना पड़ेगा। तो आई थिंक अक्टूबर का जो महीना है वो हिस्टोरिकली लो स्टॉक से चालू होगा। एंड बिकॉज ऑफ अधिक मास आई थिंक वी हैव दशहरा ऑन द 21st ऑफ अक्टूबर, एंड 12 मार्च के करीब, 12 नवंबर के करीब दिवाली रहेगी। तो आई थिंक ये फेस्टिवल का माहौल है। तो आई थिंक बाजार, आई थिंक इट विल रिमेन वेरी कंस्ट्रक्टिव इन माय ओपिनियन। यानी कि प्राइसेस यहाँ पर और चढ़ सकते हैं, और हमने रोजाना पिछले 3 दिन में तो स्पेशली भाव बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए देखे हैं। ओवरऑल अगस्त के महीने में यहाँ पर काफ़ी तेज़ी आई है, और जिस तरह की सिचुएशन है, जिस तरह से नंबर यहाँ पर स्टैक कर रहे हैं, बढ़त ऑलरेडी बाजार यहाँ पर प्रीएम कर चुका है, जो हमने आते हुए देखी भी है। देखना होगा कि आने वाला समय यहाँ पर किस तरह से रहता है। ये तो बात हुई चीनी की, लेकिन अजय आपके पास आना चाहेंगे और एग्रीकल्चर पर ही बात करना चाहेंगे। और ये मुझे बात आती रहती है, जैसे आपने पहले भी कई बार कहा है कि अगली चीज़ यहाँ पर एग्रीकल्चर है, और वो अगली चीज़ शायद यहाँ पर ऑलरेडी आ चुकी है।
मुझे नहीं लगता है अभी तक ये एग्री में तेजी स्टार्ट हुई है। फ्रेंकली जिस ढंग से 2 दिन पहले मॉर्गन स्टैनली का आई थिंक एक रिपोर्ट भी आई थी कि 2027 के अंदर जो फर्टिलाइजर और यूरिया की जो शॉर्टेज है उसका इम्पैक्ट 2027 में दिखाई देगा, और अब ड्रॉट वाली बात भी होने लग गई। तो मुझे लगता है कि तेजी एग्री में अब स्टार्ट हुई है। एक्चुअली आप चाहे कोई भी कमोडिटी पकड़ लीजिए, जैसे मसाले हैं तो धनिया इस वक्त भी हम देखें 16,200 के करीब ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे भी मुझे लगता है कि हाँ, एक चीज और है, ब्लैक सी एरिया में जो अभी नई पोर्ट्स के ऊपर जो डैमेजेस हुए हैं उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि चाहे सनफ्लावर ऑयल की इंपोर्ट की बात कर ले, चाहे वीट की बात कर ले, ये जितने भी एग्रीकल्चर कमोडिटी जो ब्लैक सी से आ रहे हैं वहां पे हम ज्यादा इंपैक्ट आते हुए देख रहे हैं। तो धनिया मुझे लगता है और स्ट्रांग मूव करने की तैयारी कर रहा है, जहां पे 17 17.5 तक का लेवल दिखा देगा। हल्दी अगर आप अक्टूबर और दिसंबर मंथ देखेंगे, दोनों में जबरदस्त तेजी बनी हुई है। हल्दी में मुझे लगता है कि सॉइल मॉइस्चर का कंसर्न आगे भी दिखाई देगा, लेकिन थोड़ा कॉशियस रहिए क्योंकि वोलेटिलिटी ज्यादा है। बट यहाँ पे भी जब तक ये 20,000 के ऊपर मेंटेन है, 23,000-24,000 तक का लेवल दिखा सकता है। गवार शीट गवार गम आज थोड़े से नरम दिखाई दे रहे हैं, बट फैक्टर्स फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं यहाँ पे भी। यहाँ पे मुझे लगता है कि करीबन 66,000 तक के लेवल हम गवार सीड में, और 12,800 से 13,000 का लेवल गवार गम में। एक कमोडिटी है जहाँ पे मुझे ज्यादा दबाव दिख रहा है, वो है कॉटन सीड ऑयल की। यहाँ पे मुझे लगता है कि 3250 तक के लेवल मिल जाए। ऑल राइट, तो कॉटन सील ऑयल के अलावा बाकी सारी कमोडिटीज़ में यहाँ पर तेज़ी है, चाहे वो गेहूं है, एडिबल ऑयल्स है, चीनी है, हमने बढ़त आते हुए देखी है। लेकिन जैसे अजय हमें कह रहे हैं 2027 का इंतजार करिए, शायद जो इस वक्त यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हो रहा है या मौसम में हो रहा है उसका पूरा इम्पैक्ट हम शायद अगले साल में यहाँ पर प्ले आउट होता हुआ देखेंगे। अजय एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, लौटेंगे और बात करेंगे बॉन्ड स्ट्रीट पर। नमस्कार, बॉन्ड स्ट्रीट में आपका स्वागत है। और आपको बता दें कि देश की 10 साल की जो यील्ड है वहां पर हल्की सी आज बढ़त के साथ हमने कारोबार होता हुआ देखा, और ये एब्सोल्युटली इस चीज़ का रिएक्शन है कि जो कल आरबीआई की अगस्त एमपीसी की मीटिंग के मिनट्स आए हैं उसमें महंगाई का दबाव बना रहा तो दरें बढ़ सकती हैं, ऐसा कहा गया। आने वाले समय में क्या रेट हाइक हो सकता है, क्या ये उसका संकेत है, इस चीज़ को यहाँ पर बाजार काफ़ी हद तक फैक्टर इन करते हुए नजर आए। साथ ही साथ कच्चे तेल के प्राइसेस लगातार ऊपर हैं, $91-92 के आसपास हैं, और एक कंट्री जो अपना 85% कच्चे तेल की यूज़ इंपोर्ट करती है, और क्योंकि कच्चे तेल के प्राइसेस इस साल में करीबन 50% तक चढ़ चुके हैं, इन्फ्लेशन ऑफ कोर्स एक चिंता की बात यहाँ पर है। 2029 की जो मैच्योरिटी वाले बॉन्ड्स हैं वहां पर हमने सबसे ज़्यादा कारोबार होता हुआ देखा। क्लियरली जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं 10, 15, 20 साल के, वहां पर एक्टिविटी थोड़ी सी कम रही। जहां तक सेकेंडरी मार्केट डील्स की बात है, बुधवार को ये मंगलवार से तो बेहतर ही नंबर्स देखने को मिले। और जहां तक सेकेंडरी मार्केट्स की बात है, जिन कंपनीज में सबसे ज़्यादा यहां पर एक्टिविटी ट्रेड्स देखने को मिले उसमें नाबार्ड, आरईसी, सिक्का पोर्ट्स, टाटा पावर में काफ़ी अट्रैक्शन रहा, सिट भी, मनापुरम फाइनेंस, इन सब में अच्छी खासी एक्टिविटी हमने इन्वेस्टर्स की तरफ से बढ़ते हुए देखी। अब अगर आज की बात की जाए तो काफ़ी सारे प्राइवेट बॉन्ड इशुएंसेस आज भी यहाँ पर हैं। चोला इन्वेस्ट आपकी स्क्रीन पे आना चाहिए क्योंकि 10 बिलियन जुटाने की योजना इस कंपनी की तरफ से आज यहाँ पर मार्केट्स में है, और ये जुलाई 2029 की मैच्योरिटी वाले बॉन्ड्स के साथ बाजार में आज हाजिर हैं। पूनावाला फिनकॉप भी बाजार में हैं और ये 2 बिलियन जुटाना चाहते हैं। अप्रैल 2036 की मैच्योरिटी वाले बॉन्ड्स के साथ ये भी आज यहाँ पर बिड्स जुटा रहे हैं। जहाँ तक होम फर्स्ट फाइनेंस की बात है, इनकी बोर्ड मीटिंग कल है, एक्सचेंजेस के द्वारा उन्होंने ये बताया है, और ये नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स 1.5 बिलियन की अप्रूवल यहाँ पर कल बोर्ड से लेंगे। तो अगर वो हो जाता है तो ये भी कंपनी यहाँ पर मार्केट्स में बहुत जल्द आएंगी और डेट मार्केट से पैसा जुटाया यहाँ पर भी जाएगा। CNBC Awaaz and India Bonds present Bond Street.